Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 8th. The name of our chapter is Force and Pressure. So in this chapter what we learn about force and its effect, non-contact force, contact force, units of force, resultant force, balanced and unbalanced force, pressure, unit of pressure, pressure exerted by fluids, measuring atmospheric pressure with barometer. सो बच्चे आज मैं आपको आपकी साइंस बुक का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर समझाने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन अ डे बाय पुशिंग अ थिंग्स और पुलिंग अ थिंग्स, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल एक्सेट्रा. अगर हम लोग बात करें बच्चा, हम लोग रोज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. किसी चीज़ को पुश करना है या पुल करना है या इवन हिट करना है, तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं. If you look around, you will see many things moving. Some move slowly and some move fast. अगर आप अपने आसपास ही देखें तो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिलती डुलती हैं. अब वो चीज़ें जो हिलती हैं, कुछ में तो मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है, और कुछ में मूवमेंट क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है. रोलिंग बॉल में सडनली ये चेंज इट्स डायरेक्शन. अगर एक रोलिंग बॉल है तो वो भी क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है अगर वो मूव करेगी. सो हैव यू एवर वंडर व्हाट कॉजेज दिस चेंज? क्या आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग और स्टॉप मूविंग, चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप ऑन इट्स ओन. अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक बॉडी है वो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है अपने आप ही, तो ऐसा बच्चा ऐसे पॉसिबल नहीं है. ये सब चीज़ें जो ऊपर आपको एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन की है, ये किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ फोर्स. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब बॉडीज़ में फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट को चेंज करता है. सो हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म फोर्स? तो सिंपली फोर्स क्या होती है? अ पुल और पुश. सो व्हेन वी पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो मेनली क्या करता है? मूव करता है. तो अब पुल और पुश की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, यहाँ पे हम लोग सब पढ़ेंगे. नाउ सी बच्चा, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो है वो मेनली किसने इन्वेंट किया था? एक साइंटिस्ट था, इसैक न्यूटन, जिसकी वजह से जो फोर्स है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन बी. इवन इट इज रिटन इन योर बुक. सो अ पुल और अ पुश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा फोर्स होता है. सो फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एफ. और फोर्स किससे डिनोट होता है? कैपिटल एफ से. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए न्यूटन. और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी फोर्स की, वो क्या होती है? हमारी न्यूटन होती है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फोर्स का कंसेप्ट है वो किसने इन्वेंट किया है? इसैक न्यूटन ने. सो फोर्स डज नॉट ऑलवेज मूव एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स अगर हम लोग बोले कि विदाउट फोर्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो फॉर चेंजिंग द पोजीशन, फॉर चेंजिंग द स्टेट, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. तो सिंपली बच्चा, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है या पोजीशन को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाने पड़ेगी. सो सी, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपकी बुक में. फोर्स एज ए पुश. पुश के केस में जैसे पुशिंग अ डोर टू ओपन इट. ओके, अ बॉय किकिंग अ फुटबॉल. ठीक है. फोर्सेज एज ए पुल में हमारी एग्जाम्पल आ सकती है, हॉर्स एक्सर्ट अ पुल टू मूव अ टांगा. ठीक है. जो टांगा गाड़ी होती है तो जो घोड़ा है वो मेनली क्या कर रहा है? पुल कर रहा है टांगे को. देन पुलिंग अ डोर टू ओपन इट. अगर आपको डोर को ओपन करना है तो अगेन यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. ओके. इवन ओपनिंग अ ड्रॉअर ऑफ द टेबल. आपका कोई स्टडी टेबल है, आपको उसका ड्रॉअर खोलना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगी? फोर्स लगाने पड़ेगी. सो इन सिंपल हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं. नाउ सी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या है? हम लोग फोर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है. सो सी बच्चा, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मोर फास्टर. अब देखिए, हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सी, अवर ऑब्जेक्ट हैज़ टू स्टेट्स. हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो स्टेट्स होती है. एक होती है स्टेशनरी स्टेट बच्चे, और एक होती है हमारी मोशन स्टेट. स्टेशनरी का मतलब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट स्टेट.
It is in which state? It is in a rest state. Means that the object is not changing its position. Object अपनी position को change नहीं कर रहा. Suppose if I am keeping this pencil, so your pencil is in a rest state because your pencil is not changing its position. तो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही. इन केस मैंने यहाँ से पेंसिल को उठाया और उठाकर इधर रखा. अब वो कौन सी स्टेट आई? मोशन की स्टेट आई. उसने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज किया. तो नो डाउट बच्चे, अगर ये ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे अगर मुझे मोशन पे लेकर जाना है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू अप्लाई फोर्स. तो हमें क्या करना है? फोर्स अप्लाई करनी होगी. सो सिंपली फॉर और फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है हम फोर्स लगाकर उसको मूव भी कर सकते हैं. यू कैन रिलेट इट विद द बॉल और विद द कार. ठीक है, आप इसमें मैंने एक आपको पेंसिल की एग्जांपल दी है. आपकी बुक में इवन जैसे जो है वो बॉल की भी एग्जांपल है. आप इवन कार की भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कार है पहले गोदाम में रखी है तो वो कौन सी स्टेट पे थी? स्टेशनरी स्टेट पे थी. फिर मैंने कार को निकाला और मैंने ड्राइव किया कार को, तो मैं कौन सी स्टेट पे आ गई? मोशन स्टेट पे आ गई. अब दोनों ही सिनारियो में बच्चे मैंने क्या किया? in both the scenario I have to apply force. So that is the first effect of the force. Then number 2, force can slow down or completely stop a moving object. अब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते चलते मुझे क्या करना है? उसको रोकना है. सो उसको रोकने के लिए अगेन मुझे क्या करना है? फोर्स अप्लाई करनी है. अ मूविंग टॉय कार कैन बी मेड टू स्टॉप बाय अप्लाइंग अ फोर्स. अब जैसे एक्सपोज एक बच्चा जो है टॉय कार के साथ खेल रहा है और वो टॉय कार को चलाते चलाते मुझे रोकना है, तो मैं कैसे रोकूंगी? विद द हेल्प ऑफ फोर्स. अ बाईसाइकिल कैन बी स्टॉप्ड और स्लोड डाउन बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. अगर एक बाईसाइकिल की हम लोग बात करें तो वो भी अगर चल रहा है तो चलते चलते अगर मुझे रोकना है तो मैं उसको कैसे रोक सकती हूँ? सिंपली बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. तो इस तरह से बच्चे बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी है आपकी बुक में कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, इवन पूरी तरह से रोक भी सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स. ओके, सो in order to stop or slow down the moving object, we need to apply a force in the direction opposite to the direction of the motion of the moving object. ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब वो फोर्स तो हमने लगा दी, फोर्स लगाकर हम ऑब्जेक्ट को रोक तो देते हैं. अब उस ऑब्जेक्ट की जो हमने जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए. ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर ही फोर्स लगेगी. देन नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. अब फोर्स क्या कर सकता है? हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. So how I can change the direction? See, in a cricket, when a batsman hits the ball that is a ball at him, the direction in which the ball is moving a change. अब अगर मैं बात करती हूँ, कोई पर्सन जो है वो बैट बॉल खेल रहा है. अब जो पर्सन है जो बॉल को थ्रो कर रहा है वो बैट्समैन की डायरेक्शन को देखकर ही उसको थ्रो करेगा और फिर बैट्समैन क्या करेगा? उस बॉल को रिसीव कर कर उसको हिट करेगा. सेम बच्चे अगर फुटबॉल की हम लोग बात करते हैं, इन फुटबॉल द प्लेयर्स कैन चेंज द सो सिंपली बच्चा, अगर मुझे बॉल को भी हिट करना है, किक करना है, तो अगेन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. तो मैं उस बॉल को किक करूँगी और किक करने पर वो जो बॉल है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर लेगी. सो सिंपली फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट again I have to apply the force. Now the next effect, force can change the shape or the size of the object. अब जो फोर्स है वो मेनली क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और अगर मुझे साइज चेंज करना है तो अगेन आई हैव टू अप्लाई द फोर्स. वाइल मेकिंग अ चपाती, सबसे अच्छी एग्जांपल है आपकी रोटी की. आपकी मम्मा रोटी बनाती है बच्चे, तो उस रोटी को एक शेप देने के लिए सबसे पहले तो हम लोग आटे को क्या करते हैं? जो डफ होता है उसको प्रॉपरली हम आटे को गूंथते हैं और गूंथने के बाद द शेप ऑफ द रबर बैंड चेंजेस व्हेन इट इज़ अ पुल्ड. अब अगर वो आटे की सिंपल पहले मैं एग्जांपल दूं तो उसको मैंने डफ में बना दिया, डो में कर दिया. देन उसके बाद आई हैव टू मेक इट चपाती, मुझे उसकी चपाती बनानी है और फिर वो चपाती हमारी शेप में बन जाती है जिस शेप में हमें चेंज करना है. तो अगेन मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई की. देन सेकंड एग्जांपल जैसे आपके दिए, अगर आप एक रबर बैंड है उसको आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने पर उसकी भी शेप क्या होती है? चेंज हो जाती है. तो इस तरह से बच्चे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ ग्लास एंड क्ले ब्रेक ईजली व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन देम. और वो वाले ऑब्जेक्ट जो मेनली शीशे के बने होते हैं और क्ले के बने होते हैं उनको हम लोग ईजिली तोड़ सकते हैं अगर हम उस पर फोर्स लगाएं. सो
ये हमारे फोर्स के क्या थे बच्चे, इफेक्ट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगर हम लोग बात करें बच्चा हम लोग फोर्सेस को, तो मेनली वी कैटेगराइज द फोर्सेस इज इन अ 2 पार्ट्स। सो सम ऑफ द फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और कुछ जो फोर्सेस होती थी वो हमारी क्या होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। सो इन द केसेस डिस्कस्ड अबव वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द फोर्स इज इन अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अभी जो पीछे हमने सारे केसेस पढ़े, तो उन केसेस से हमें ये भी पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स तभी एक्ट करती है जब वो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोर्स के साथ कांटेक्ट में होगा। तो ऐसी फोर्सेस जब एक ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में होता है तो उस फोर्सेस को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। एंड हाउएवर सम फोर्सेस कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट द फिजिकल कांटेक्ट, और कुछ जो फोर्सेस होते हैं बिना फिजिकल कांटेक्ट के जो हैं ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में तो होती हैं पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर आर सम काइंड ऑफ द फोर्सेस विच कैन बी एक्सर्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं आता, बट ऑटोमेटिकली उसमें कुछ फोर्सेस एक्सर्ट हो जाती है। सो वो वाली फोर्सेस क्या होती हैं, हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ पुल और पुश, attraction or a repulsion in another magnet even when the two magnets are of the distance from each other। अगर हम सिंपल बात करते हैं, मेरे पास 2 मैग्नेट है। अब 2 मैग्नेट है, मैग्नेट के क्या होते हैं बच्चे, पोल्स होते हैं सी। जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो वो जो 2 मैग्नेट है उन दोनों मैग्नेट में मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के जो पोल्स हैं सेम डायरेक्शन पे है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ नॉर्थ हो रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आएगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वो मेनली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, रिपल्शन लगेगा। बट अगर यही दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट आ गई, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो ये मेनली क्या करेंगे, उस केस में मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो द फोर्सेस विच कैन एक्ट इवन विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, अब इनमें दोनों आपस में वो कांटेक्ट में तो नहीं है फिजिकली, बट ऑटोमेटिकली इन पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारी क्या क्या आ सकती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, देन मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। तो ये सब हमारी किसकी एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है, और इनको हम लोग एक्शन एट ए डिस्टेंट फोर्स भी कहते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स सिंपल क्या है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल्स एंड द पिन्स मेड फ्रॉम आयरन इवन फ्रॉम अ सम ऑफ द डिस्टेंस। अगर हम सिंपल एक बात करें तो एक मैग्नेट क्या करता है, आयरन नेल्स को भी अट्रैक्ट करता है, इवन वो जितनी भी उसके डिस्टेंस पे होता है। एक मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट्स अनदर मैग्नेट when the unlike poles are brought nearer। अब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है, पर कंडीशन क्या है कि दोनों के ऑपोजिट पोल्स होने चाहिए, जो मैंने अभी बताया, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैग्नेट रिपेल से अनदर मैग्नेट, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी करता है जब दोनों में क्या होंगे, सेम पोल होंगे। जैसे ये साउथ साउथ है, तो यहाँ पे इस केस में ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स होती है इसको हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा होता है अट्रैक्शन का और एक होता है बच्चा रिपल्शन का। देन बच्चे हमारी नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो वाली फोर्स जो मेनली कैसे एक्सर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से हो रही है। 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस केस में जो हमारी फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। देन थर्ड हमारी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट पोसेसिंग अ मास इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मेनली क्या कर रहा है, उस बॉडी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस टाइम जो हमारी फोर्स लगेगी उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सी बच्चा जैसे एग्जाम्पल दी है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी 2 बुक्स। कोई 2 बुक्स है, उसके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है और वो बुक मैंने कहाँ पे रखी है, टेबल पर रखी है। सो बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और सपोज आप हो
और आपका दोस्त है, तो आप दोनों का भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके साथ लग रहा है, अर्थ और मून के साथ लग रहा है। तो उस टाइम जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ऑल ओवर यूनिवर्स में हर जगह बच्चे वो एग्जिस्ट करती है। सो अर्थ हैज़ ए ह्यूज मास, अर्थ का बहुत ही ज़्यादा मास होता है। सो इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट, जिस वजह से अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज़ वाई अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अल्टीमेटली कम्स डाउन इन अ रिपेंट फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री फॉल्स डाउन टू दी अर्थ। अगर हम लोग सिंपल क्या करते हैं, मैंने एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका, तो ऊपर के डायरेक्शन में फेंकने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो नीचे आता ही आता है। इसी तरह से अगर एक पेड़ से एप्पल टूट कर नीचे गिरा है, तो वो भी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होगा, फॉर ए ऑब्जेक्ट टू बी ए पुल्ड और ए पुश्ड देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट को पुल करना है या पुश करना है, तो दोनों का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कॉइल स्प्रिंग is stretched or a pull, the two ends of the spring must be in the actual contact with the hands of the person. अब जैसे मैंने एक स्प्रिंग लिया, मैंने उस स्प्रिंग को क्या किया, एक एंड मैंने अपने एक हाथ से पकड़ा स्प्रिंग का, और दूसरा एंड मैंने दूसरे हाथ से पकड़ा। अब मैंने उस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। तो अब जब स्ट्रेच करना है, तो वो दोनों एंड से जो है स्प्रिंग मेरे क्या है, कॉन्टैक्ट में है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। देन किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, अगर किकिंग ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं, तो वो तो चीज़ तभी होगी बच्चे जब मेरा जो पैर है बॉल को किक करेगा। तो इस केस में जो फुट है वो मेरा कांटेक्ट में है किसके, फुटबॉल के साथ। तो इस तरह से जब हम लोग फिजिकली ही कांटेक्ट में आते हैं, तो उन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते थे, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सो सम टिपिकल कांटेक्ट फोर्सेस आर डिस्क्राइब बिलो। अब जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप थे, ऐसे ही कांटेक्ट फोर्स के भी हमारे टाइप्स हैं। सो नंबर 1 इज योर मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड ए मस्कुलर फोर्स। तो वो वाली फोर्स जो मेनली ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की बॉडी एक्सर्ट करती है कोई भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उस टाइम जो फोर्स लगती है मसल्स में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सो ये कॉन्टैक्ट फोर्स की सबसे पहली टाइप है मस्कुलर फोर्स। देन आफ्टर दैट there is one force, that is your frictional force. A frictional force or simply friction is also an example of a contact force. अब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, हमारी एग्जाम्पल होती है कॉन्टैक्ट फोर्स की ही। अगर बच्चे हम लोग बात करें ना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ वन बॉडी ओवर द अदर। वही जो था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को अपोज करेगी। जिस तरह से जब वो उसको अपोज करेगी, तो अपोज करने पर वो जो ऑब्जेक्ट है जिस दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग दी टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में ही एक्ट करेगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, उसके लिए जो सरफेस होना चाहिए वो मेनली क्या होना चाहिए, रफनेस होना चाहिए। अ स्मूथ सरफेस एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन दी रफ सरफेस। तो जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट होता है वो ज़्यादा कहाँ पर होता है, आपका जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें कम होता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शनल का कंसेप्ट ज़्यादा होता है। सो बच्चा, in this video I have explained you the various types of forces. So rest of the topics I will cover in a next video. So please student, watch the video carefully and read the content from your book. After reading the content, what you have to do, you have to make the cover page of this chapter in your science notebook and write the keywords from your book of page number 122 in your science notebook. Words should be with black pen and write their meaning with the blue pen. And after that you have to do question A and question B of your book in your science notebook. In case students, if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.